Okay, so ARP protocol stands for Address Resolution Protocol. ARP is a network layer protocol which is used to find the physical address from IP address. अब यहाँ पे जो ARP प्रोटोकॉल है वर्क कैसे करता होगा, अगर मान के चलो हमारे पास एक नेटवर्क है, ठीक है, उस नेटवर्क में 100 डिवाइस कनेक्ट है। अगर पूरे डिवाइस कौन कौन से कनेक्ट है वो हमको जानना है, कितने मोबाइल है, कितने कंप्यूटर है, या फिर कितने लैपटॉप है, तो कैसे हम लोग को पता करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल काम करता है। तो हम लोग जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगे सबका कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा। उस आईपी एड्रेस पे हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो वहां से हम लोग को कुछ रिप्लाई आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एआरपी प्रोटोकॉल होते हैं उसके अंदर दो टर्म्स होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है एआरपी रिक्वेस्ट, सेकंड होता है एआरपी रिप्लाई। फर्स्ट देखते हैं एआरपी रिक्वेस्ट। When a sender wants to know the physical address of the device, it broadcasts the ARP request to the network. इसका मतलब क्या होगा कि जब भी हम लोग कोई भी नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट है, अगर उसके हम लोग फिजिकल एड्रेस जानना चाहते हैं, फिजिकल एड्रेस जानना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ARP रिक्वेस्ट भेजेंगे अपने नेटवर्क पे। ARP रिक्वेस्ट भेजेंगे अपने नेटवर्क पे, तब क्या होगा, वहां से एक रिप्लाई आएगा। यहाँ पे देखो, एवरी डिवाइस, एआरपी रिप्लाई में, एवरी डिवाइस अटैच टू द नेटवर्क विल एक्सेप्ट द एआरपी रिक्वेस्ट एंड प्रोसेस द रिक्वेस्ट, but only recipient recognize the IP address and sends back the physical address in the form of ARP reply. ARP रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, वो रेसिपिएंट का आईपी एड्रेस को रिकॉग्नाइज करेगा और सेंड करेगा अपना फिजिकल एड्रेस। मीन्स जो रिक्वेस्ट हमें आ रहा है, किससे आ रहा है, नेटवर्क में आ रहा है, जो भी सेंडर है। ठीक है, तो जिसने सेंड करे, मतलब जिसको सेंड कर रहा है डेटा, उसका क्या करेगा, वो आईपी एड्रेस रिकॉग्नाइज करेगा और सेंड करेगा वो अपना फिजिकल एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ ARP रिप्लाई, मतलब एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल रिप्लाई। द रेसिपिएंट्स ऐड द फिजिकल एड्रेस बोथ into its cache memory and to the datagram holder। डेटाग्राम होल्डर और कैश मेमोरी दोनों में उस फिजिकल एड्रेस को सेव कर लेगा। जब तक वो नेटवर्क कनेक्ट जब तक वो डिवाइस उस नेटवर्क में कनेक्ट है, मैक एड्रेस सेम रहेगा और आईपी एड्रेस भी सेम रहेगा। तो इस प्रकार से एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल काम करता है। अब हम लोग देखते हैं आईसीएमपी प्रोटोकॉल। आईसीएमपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। It is a mechanism used by the host or routers to send notification regarding datagram problems back to the sender। इसका मतलब क्या होगा, अगर मान के चलिए हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है अपने से नेटवर्क से रिलेटेड, ठीक है, तो होस्ट या फिर जो रूटर है वो नोटिफिकेशन सेंड करते हैं, किसको, सेंडर को। अगर मान के चले कोई भी दिक्कत होती है किसी को भी, तो वहां पे कल जैसे मैंने टिकट मैकेनिज्म में बताया था, तो वैसे ही यहाँ पे वो हैंडल कौन करता है, नेटवर्क एडमिन से हैंडल होगा, जो कि हमारा होस्ट होगा। ठीक है, या फिर कोई ऐसा नेटवर्क एडमिन होगा जो पूरे नेटवर्क को हैंडल कर रहा है, जो कि सेंडर एंड पे होगा। A datagram travel from the router to router until it reaches its destination. If a router is unable to route the data because of some unusual condition such as disabled links, a device is on fire, or network congestion, the ICMP protocol is used to inform the sender that the datagram is undeliverable। ठीक है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल क्या करता है, रूटर टू रूटर, जब तक पूरा सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं जाता,
वो सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। अगर कोई उसमें प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कोई भी कंडीशन आ सकता है, लिंक डिसेबल हो गया, ठीक है, डिवाइस में आग लग गई, जल गया, ठीक है, नेटवर्क कंजेशन हो सकता है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कोई वायर डैमेज हो गया या कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो वो वाप इन्फॉर्म करता है उस सेंडर को कि आपके नेटवर्क में कोई दिक्कत है, और वो डेटाग्राम जो है वो डिलीवर नहीं हो सकता, ठीक है। तो सेंडर क्या करेगा, सेंडर वहाँ टिकट रेस करेगा एडमिन के पास कि हमारे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है और उसको रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा आईसीएमपी प्रोटोकॉल काम करता है। आईसीएमपी प्रोटोकॉल के अंदर भी दो टर्म्स है, आईसीएमपी टेस्ट, आईसीएमपी रिप्लाई। ICMP test is used to test whether the destination is reachable or not. अब ICMP टेस्ट जो होता है वो एक वहां पे एक टेस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा और वो चेक करेगा कि जो डिवाइस से हम लोग कम्युनिकेट करने वाले हैं वो डिवाइस अवेलेबल है या नहीं है, रिचेबल है या नहीं है, ठीक है, हम उससे पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे, या फिर हमारा डेटा पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, वो हम कैसे बताएंगे, आईसीएमपी टेस्ट रिक्वेस्ट से। देन उसके बाद आता है आईसीएमपी रिप्लाई। रिप्लाई इज यूज टू चेक वेदर द डेस्टिनेशन डिवाइस इज रिस्पॉन्डिंग और नॉट, ठीक है। आईसीएमपी रिप्लाई अगर वहां से आ जाता है तो इसका मतलब वहां पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, अगर नहीं आता है तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आईसीएमपी रिप्लाई यूज करते हैं चेक करने के लिए कि हमारा जो डेस्टिनेशन है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आईसीएमपी प्रोटोकॉल इज टू रिपोर्ट द प्रॉब्लम्स, नॉट करेक्ट देम। आईसीएमपी का काम सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट करना है प्रॉब्लम का, बाकी करेक्ट कौन करेगा, वो नेटवर्क एडमिन का काम है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द करेक्शन लाइज विद द सेंडर, ठीक है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और जो अपना नेटवर्क एडमिन होगा वहां से वो ठीक करवाएगा। ICMP can send the messages only to the source but not to the intermediate routers because the IP datagram carries the address of the source and destination but not of the router that is passed to, ठीक है। अगर मान के चलिए कोई भी डेटाग्राम जो है, ठीक है, वो सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रेवल कर रहा है, तो उसके पास सोर्स का एड्रेस होगा और किसका एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा, उसके पास कोई भी इंटरमीडिएट रूटर का एड्रेस नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी अगर प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम जो होगी वो रिपोर्ट किसको करेगा, सोर्स को रिपोर्ट करेगा, क्योंकि एड्रेस किसका है उसके पास, सोर्स का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैसेज वो सोर्स को ही कर सकता है, मतलब प्रॉब्लम का रिपोर्ट किसको कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ सोर्स को कर सकता है, ठीक है। तो ये था आईसीएमपी प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में, टीसीपी आईपी मॉडल में सेम होता है जैसा ओएसआई मॉडल में यूज किया जाता है, सेम चीज। द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबिलिटी, फ्लो कंट्रोल एंड करेक्शन ऑफ डेटा विच इज बीइंग सेंट ओवर द नेटवर्क। ट्रांसपोर्ट लेयर ही रिस्पॉन्सिबल होता है अपने डेटाग्राम का या फिर जो भी पैकेट सेंड होने वाले हैं उसके रिलायबिलिटी का, फ्लो कंट्रोल या फिर करेक्शन का। जो भी डेटा सेंड हो रहा है उसमें कोई भी एरर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, डेटा रेट सही होने चाहिए जो भी कनेक्शन है हमारे पास, और वो नेटवर्क रिलायबल होना चाहिए। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर में दो प्रोटोकॉल काम करते हैं। सबसे पहला होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, सेकंड होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जिसको हम लोग यूडीपी भी बोलते हैं, इट प्रोवाइड्स कनेक्शनलेस सर्विस एंड एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करता है, कनेक्शनलेस सर्विस प्रोवाइड करता है और एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ ट्रांसमिशन भी प्रोवाइड करता है। मतलब जो भी पैकेट सोर्स से निकल गया
मतलब वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, ठीक है, उसको भी वो ट्रैक करता है, लेकिन वहां से कोई भी एक्नॉलेजमेंट वगैरह नहीं लेता है। सेकंड पॉइंट है, इट इज अनरिलायबल प्रोटोकॉल एज इट डिस्कवर्स द एरर्स बट नॉट स्पेसिफाई द एरर। अगर नेटवर्क में कोई दिक्कत आ जाती है, अगर पैकेट सेंड हो गया, कहीं पे जाके वो रुक गया, कहीं पे जाके वो डिस्ट्रॉय हो गया, कहीं पे जाके वो चेंज हो गया, क्योंकि उसके जो नेटवर्क है वहाँ पे तो बहुत सारे रूटर, स्विचेस, बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, तो कहीं पे भी कोई भी एरर आ सकता है। तो उस केस पे यहाँ पे वो डेटाग्राम या फिर जो पैकेट है वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसकी कोई भी जानकारी नहीं मिलती। कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो उसकी जानकारी जो सेंडर है उसको नहीं मिल पाती है। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल डिस्कवर्स द एरर and ICMP protocol reports the error to the sender that the user datagram has been damaged. यूजर डे यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो क्या करेगा, वो एरर को डिस्कवर करेगा और आईसीएमपी प्रोटोकॉल को रिपोर्ट करेगा कि किस जगह पे कोई एरर है, और वो आईसीएमपी प्रोटोकॉल का जिम्मेदारी होता है कि वो सेंड करे जो भी एरर रिपोर्ट्स होंगे वो सेंडर को, कि आपका डेटाग्राम जो है वो डैमेज हो गया है या फिर लॉस्ट हो गया है या करप्ट हो गया है। कुछ ऐसा अगर प्रॉब्लम होता है तो आईसीएमपी प्रोटोकॉल क्या करता है, सेंडर को रिपोर्ट करता है। यूडीपी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। कुछ फील्ड्स होते हैं यूडीपी के। सोर्स पोर्ट एड्रेस। द सोर्स पोर्ट एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट हैज क्रिएटेड द मैसेज, ठीक है। सोर्स पोर्ट एड्रेस जो होगा वो उस एप्लीकेशन प्रोग्राम का पोर्ट नंबर होगा जो उस मैसेज को क्रिएट किया है। जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, फेसबुक पे मैसेज भेजते हैं, तो फेसबुक क्या है कि एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन से मैसेज जनरेट हो रहा है, तो पोर्ट नंबर भी किसका रहेगा, उस फेसबुक का ही रहेगा। डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस। द डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट रिसीव्स द मैसेज। जो भी मैसेज रिसीव करेगा उसका एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा, जैसे फेसबुक से हम लोग भेज रहे हैं तो अगला भी रिसीव किसमें करेगा, फेसबुक के पे ही करेगा, तो उसका भी वहां पे पोर्ट एड्रेस होगा। जो भी रिसीवर है हमारा उसके पास भी फेसबुक एप्लीकेशन होगा और वहां पे भी वो उसका पोर्ट नंबर दिया जाएगा। टोटल लेंथ। इट डिफाइंस द टोटल नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ द यूजर डेटाग्राम इन बाइट्स, ठीक है। जो भी पैकेज होगा उसका कोई एक लेंथ होगा कि कितने नंबर ऑफ बाइट्स वो कंज्यूम कर रहा है, और उतने नंबर ऑफ बाइट्स का ये यूजर डेटाग्राम है। देन उसके बाद आता है चेकसम। द चेकसम इज अ 16 बिट फील्ड यूज्ड इन एरर डिटेक्शन, ठीक है। चेकसम जो होता है वो 16 बिट फील्ड यूज किया जाता है एरर डिटेक्शन के लिए, ठीक है। जैसे कि चेकसम बहुत सारे होते हैं, जैसे MD5 हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे चेकसम यूज किए जाते हैं जब भी डेटा ट्रांसफर होते हैं तब। तो यहाँ पे UDP does not specify which packet is lost. UDP contains only checksum. It does not contain any ID of the data segment, ठीक है। यहाँ पे कोई भी डेटा पैकेट अगर सेंड होता है तो उसका कोई भी हिसाब किताब नहीं होता। अगर पैकेट लॉस्ट हो गया है तो उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर हम लोग यूडीपी की बात करें तो एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल होता है जिसके अंदर हम लोग डेटा सेंड कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ वहां पे हम लोग एरर फाइंड कर सकते हैं, अगर वो डेटा लॉस्ट हो जाता है तो उसको हम लोग स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार का यहाँ पे यूजर डेटाग्राम होता है। डेटा होता है उसमें हेडर लगाया जाता है जिसका 8 बाइट्स यहाँ पे लेंथ होता है हेडर का। हेडर का फॉर्मेट होता है सोर्स पोर्ट एड्रेस 16 बिट्स, डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस 16 बिट्स, टोटल लेंथ 16 बिट्स, चेकसम 16 बिट्स। सभी के सभी 16 बिट्स के होते हैं। सोर्स पोर्ट एड्रेस, डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस, टोटल लेंथ, चेकसम। ओके, ये हमारा एक यूजर डेटाग्राम जो होता है। और
यूजर डेटाग्राम में दो चीजें रहती है, डेटा रहता है और हेडर रहता है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इट प्रोवाइड्स ए फुल ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज टू द एप्लीकेशन। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विसेज पूरी की पूरी अवेलेबल कराता है एप्लीकेशंस के लिए। इट क्रिएट्स ए वर्चुअल सर्किट बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर एंड इट इज एक्टिव फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांसमिशन। ठीक है, यहाँ पे एक वर्चुअल सर्किट क्रिएट करता है, मीन्स यहाँ पे सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा। ठीक है, तो वो जब तक डेटा ट्रांसमिशन होते रहेगा सेंडर और रिसीवर के बीच में, वो कनेक्शन वैसे ही स्टैब्लिश किया हुआ होगा। ठीक है, मतलब वहां पे एक वर्चुअल कनेक्शन क्रिएट किया जाता है जिसके थ्रू एक डेटा ट्रांसमिशन पॉसिबल हो पाता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। TCP is a reliable protocol as it detects the error and retransmit the damaged frames. TCP IP एक ऐसा रिलायबल प्रोटोकॉल है जो कि एरर्स को डिटेक्ट करता है, भले वो इंटरमीडिएटरी कोई भी रूटर्स में, कोई भी स्विचेस में, या फिर कहीं भी अगर डेटा लॉस्ट हो जाता है या फिर कोई डेटा डैमेज हो जाता है, करप्ट हो जाता है, तो वो उस डेटा को रीट्रांसमिट करता है। Therefore, it ensures all the segments must be received and acknowledged before the transmission is considered to be completed and the virtual circuit is discarded. ठीक है, जितने भी डेटा सेंड कर रहा है वो सारे डेटा पहुंचे कि नहीं पहुंचे, रिसीवर उसको रिसीव कर लिया कि नहीं कर लिया, वो सारे डिटेल्स मैनेज करेगा और वहां से उसको एक्नॉलेज भी करेगा। एक्नॉलेजमेंट जो सेंड करने वाला है, ठीक है, उसको मिलेगा रिसीवर एंड से, तभी वो अपना डेटा ट्रांसमिशन को बोल पाएगा कि वो सक्सेसफुल हो चुका है। अगर उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है तो क्या होगा, कहीं ना कहीं डेटा लॉस्ट हो चुका है, करप्ट हो चुका है, डैमेज हो चुका है। ठीक है, उसको वो क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा और वापस से रिट्रांसमिट करेगा। ठीक है, जब पूरा डेटा ट्रांसमिशन खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो जो कनेक्शन है उसको क्लोज कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। At the sending end, the TCP divides the whole message into two smaller units known as segments, and each segment contains a sequence number which is required for reordering the frames to form an original message. सेंडिंग एंड पे क्या होगा कि टीसीपी डिवाइड करेगा पूरे के पूरे मैसेज को स्मॉलर यूनिट्स में, जिसको हम लोग सेगमेंट्स बोलते हैं। जो हर एक सेगमेंट्स रहेगा उसका अपना अपना सीक्वेंस नंबर होगा। सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग ही उसमें ऑर्डरिंग की जाती है और उसी ऑर्डर पे ही ओरिजिनल मैसेज सेंड किया जाता है। ओके, एट द रिसीविंग एंड टीसीपी कलेक्ट्स ऑल द सेगमेंट्स एंड रीऑर्डर्स देम बेस्ड ऑन द सीक्वेंस नंबर। ठीक है, रिसीविंग एंड पे क्या होगा, टीसीपी पूरे के पूरे सेगमेंट्स को कलेक्ट करेगा, उसको रीऑर्डर करेगा और जो भी उसका सीक्वेंस नंबर होगा उसमें अरेंज करेगा। तो ये था ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, जिसमें हम लोग सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट करते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में, और उसके बाद ही डेटा ट्रांसफर वहां पे पॉसिबल हो पाता है। तो जब भी डेटा ट्रांसफर हम लोग करेंगे तो डेटा कंप्लीटली वहाँ रिसीव होना चाहिए और पूरे के पूरे डेटा का एक्नॉलेजमेंट भी आना चाहिए। अगर कोई भी एक्नॉलेजमेंट मिसिंग होता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि वो डेटा रिसीवर एंड पे रिसीव नहीं हुआ है और उसको वापस से रिट्रांसमिट किया जाता है। जब पूरे के पूरे डेटा कंप्लीटली वहाँ पे ट्रांसमिट हो जाता है, उसके बाद वर्चुअल सर्किट जो बना है या वर्चुअल कनेक्शन जो बना है उसको क्लोज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल काम करता है।